प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मराठीच्या या तासिकेत पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. आणि आज आपण शिकणार आहोत मराठी पाठ्यक्रम पुस्तिकेत 11 क्रमांकाचा पाठ म्हणजे कविता. कवितेचं नाव आहे हा देश माझा. इस कविता का नाम है ये देश मेरा. कवितेचे कवी आहे सेनापती बापट. त्यांचा उर्फ आहे सेनापती बापट, पण त्यांचे खरे नाव आहे पांडुरंग महादेव बापट. हे त्यांचे खरे नाव, पांडुरंग महादेव बापट. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतला होता आणि स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे त्यांचे नाव सेनापती पडले आणि त्यांना सेनापती बापट असे सांगितले गेले. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील म्हणजे महाराष्ट्रात मुलांसाठी खूप काही लिहिलेले आहेत. स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी होणे, त्यानंतर मुलांसाठी खूप काही लिहिणे हे खूप कठीण असते, पण त्यांनी ही मेहनत घेतली. उन्होंने भारत की जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और वो सबसे आगे रहते थे, इसलिए उनका नाम सेनापति बापट पड़ा. और ये दोनों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने इस काम को अंजाम दिया. तो अब हम यहाँ पर उनकी लिखी हुई कविता हा देश माझा पढ़ने जा रहे हैं. देखिए यहाँ पर पढ़ना शुरू करता हूँ. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे. इसको ध्रुव का मतलब होता है दो मरतबा पढ़ने का. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे. हम इसको गीत के शक्ल में भी एक बार सुनेंगे कि किस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, ताकि वो आपको याद हो जाए. हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा. अभिलाषा यांची धरिता, कुणी नजर वाकडी करता, या मरण द्यावया स्फुरण आपल्या बाहू पावू द्या रे. जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला. हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात, सामर्थ्य न जावो व्यर्थ, काहीसा अर्थ ही येऊ द्या रे. जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपली माणुसकीची नाती. द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे. ये हमने कविता पढ़ ली. इसको आप लोग भी 2 मरतबा रिपीट करेंगे. ट्यून इस तरह बनेगी उसकी. हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे, जरा से राहू द्या. हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे, जरा से राहू द्या. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. हा देश माझा याचे भान
माझा आदेश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे जरासे राहू द्या हे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला हे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला रोगाते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला रोगाते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला हे बंद करा उत्पात थांबवा आपुला घात हे बंद करा उत्पात थांबवा आपुला घात सामर्थ्य जनावो व्यर्थ काहीसा अर्थ येऊ द्या रे आदेश माझा आदेश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे जरासे राहू द्या जरी अनेक आपुले धर्म जरी अनेक आपुल्या जाती जरी अनेक आपुले धर्म जरी अनेक आपुल्या जाती पर्याभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती पर्याभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती ज्या सर्व दूर ललकारी फुंकारे एक तुतारी ज्या सर्व दूर ललकारी फुंकारे एक तुतारी संदेश शेष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे आदेश माझा आदेश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे जरासे राहू द्या आपको जरूर मजा आया होगा कविता को सुनने में। अब हम देखेंगे इसका मीनिंग और इसका मतलब, पहले उर्दू में इसका फिर थोड़ा मराठी में। मैं आपको लिखकर भी दूंगा लास्ट में, लेकिन आपको उर्दू में इसको पहले समझना है हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए। हा देश माझा याचे भान, भान का मतलब होता है होश, इस बात का एहसास होना। जरा से राहू द्या, रहने दो, इस बात का एहसास अपने अंदर रहने दो कि ये देश मेरा है। क्यों कह रहा है ऐसा कवि? कि जब ऐसा एहसास होगा, ऐसा होश रहेगा हमको कि ये देश मेरा है, तो हम इसके नुकसान को अपना नुकसान समझें, इसके फायदे को अपना फायदा समझें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ की कवी आपल्याला म्हणतो आहे की याची चेतना, याचे भान आपल्याकडे, आपल्या दिमाखात राहू द्या की हा देश माझा आहे, याचे नुकसान, याचे लाभ, माझे लाभ आणि माझे नुकसान आहे। दुसरी ओळी, पहिली ओळी झाली, दुसरी ओळी, हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा। कवीने इकडे दोन मोठ्या मोठ्या वस्तूंचे नाव घेतलेले आहे, हिमालय आणि सागर, हिंद महासागर आणि हा हिमालय। हिमालय कुठे आहे? भारताच्या उत्तरकडे, उत्तर दिशेकडे हिमालय, आणि दक्षिण दिशेकडे काय आहे? विशाल हिंद महासागर, विशाल सागर। तर कवी या ओळीचा अर्थ असा झाला की कवी हे दोन्ही वस्तूंना, दोन्ही घटकांना खूप मोठे असे म्हणतो आहे, आणि मोठे म्हणजे हे दोघेही देशाचे रक्षक आहे। हिमालय उत्तरकडे, उत्तरच्या दिशेकडे खूप मोठा डोंगर आणि पर्वत आहे। आपण हे पण सांगू शकता की अख्ख्या विश्वात जगातील हा सर्वात मोठा डोंगर आहे, सर्वात मोठा पर्वत म्हणजे हिमालय, आणि हा हिंद महासागर पण काही लहान सागर नाही, खूप मोठा सागर आहे।
तर हे दोन्ही बाजूंनी आपल्या देशाची रक्षा करीत आहे। ये दोनों तरफ से हमारे देश की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, और जो हिंद महासागर है वो भी कोई छोटा मोटा समंदर नहीं, बहुत बड़ा समंदर है। तो शुमाल और जुनूब की तरफ ये दोनों जमकर खड़े हुए हैं। ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। गंगा यमुना ये दोनों नदियों के नाम। खेती यानी कि खेतियां, हमारे देश में बहुत सारी खेतियां हैं। धरती जमीन जो है बहुत उर्वर धरती है हमारी, यानी कि जरखेज जमीन है, उसका जिक्र किया। तीन चीजें हो गई, नदियां, खेती, धरती, बाग बगीचे, जंगल और बगीचे भी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, इसका भी यहाँ पे कवि ने जिक्र किया। अभिलाषा यांची धरिता कोणी नजर वाकड़ी करता। इन चीजों की अभिलाषा, इन चीजों की जो है ख्वाहिशात हमारे पास रहने दो। ये चीजें हमसे क्या चाहती है? गंगा यमुना शेती धरती, जैसे इस तरह से खेती बाड़ी हमारे देश का खास पेशा है। 70% जो जमीन है वो खेतों पर डिपेंड है। तो ये हमसे क्या चाहती है? इनकी अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है तीव्र इच्छा, ये हमसे क्या चाहत है इनकी। यांची अभिलाषा यांची धरिता, इनकी चाहत को अपने पास रखो, संभालो इसको, जपो, जपून ठेवा त्याला। कुणी नजर वाकडी करता, क्या हम इसकी हिफाजत करें, यांची रक्षा करें। यांची रक्षा हे आपली जबाबदारी आहे। ज्यांना जपणे ही आपली जबाबदारी है। कुणी नजर वाकड़ी करता है, इसके ऊपर जो बुरी नजर उठाएगा, टेढ़ी नजर करेगा, या मरण द्यावया, उसको हम मार देंगे, उसको देंगे क्या, मौत। स्फुरण आपल्या बाहू पाऊ द्या रे। स्फुरण का मतलब होता है जोश। आपल्या बाहू यानी हमारे हाथों में क्या करे, जोश और जज्बा और खुशी जो है अपने अंदर रहने दे, ये कह रहा है शायद। तो कवि ये 4 ओड़ी दिए हुए हमको, इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जो खास चीज़ें हैं वो हिमालय है और अभी हिंद महासागर है। तो दोनों तरफ से हमारे देश को रक्षा किए हुए है, और जो कीमती चीज़ें हमारे देश के अंदर है जिसकी वजह से हमारे देश का मान बढ़ता है, गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा। इसकी वेब शक्ल आ सकती है इनमें चारों में, या 3 अगर हुए तो 3 लिखना है, 4 होंगे तो 4 लिखना है। इनकी ख्वाहिशात यानी इनकी रक्षा का जज्बा जो हमारे अंदर पैदा करना चाहिए। कोई नज़र इसके ऊपर बुरी नज़र उठाए तो उसको बुरा जवाब देना चाहिए, और अपने अंदर खुशी और जोश और जज्बा बाकी रहना चाहिए। दूसरा बंद देखेंगे, जे हात उत्सुक लेले दगडांच्या वर्षावाला। उत्सुक लेले, उत्सुकने का मतलब होता है बेचैन होना, किसी काम को करने के लिए बेचैन होना, इंतजार में होना भी कह सकते हैं, एक्साइटेड जिसको कहते हैं। जे हाथ उत्सुक ले ले, जो हाथ इस बात के लिए एक्साइटेड है, बेचैन है। दगडांच्या वर्षावाला, दगड़ का मतलब होता है पत्थर, वर्षाव किसको बोलते हैं, बारिश। कि बारिश की, पत्थरों की बारिश करने के लिए वो जो हाथ बेचैन होते हैं एक दूसरे पर पत्थर मारने के लिए। कब मारे जाते पत्थर, अक्सर दंगा फसाद होता है। आपल्या देशात काही सांप्रदायिक तत्वे आहेत जे समाजांच्या लोकांना भांडण आणि दंगे करवतात। ऐसे लोग जो दंगे कराते हैं उनको इसमें बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो लोग बेचारे अपनी एनर्जी को, अपनी ताकद याला दगडा मारायला ते वाया घालत आहेत, रोखा ते, उनको रोको, लावा कार्याला, रोखा ते लावा कार्याला, उनको रोको इस काम से और उनको काम से लगाओ। कोई काम दो उनको ताकि वो देश को प्रगति पर ले जा सके, या देशाच्या प्रगतीला, देशाच्या प्रगतीच्या उन्नतीच्या कामात त्यांना लावा, उनको कोई रोजगार दो, उनको काम दो ताकि वो क्या करे, अपने देश को तरक्की पर ले जाए। हे बंद करा उत्पात, ये जो उत्पात हो रहा है, ये जो अनर्थ हो रहा है, ये जो गलत हो रहा है हमारे देश के साथ, इसको क्या करो, रोको, बंद करो। थांबवा अपना घात, घात का मतलब होता है हमला करना या बुराई करना, दुश्मनी करना, इसको बंद करो। एक दूसरे के साथ दुश्मनी करना बंद करो। अपने ही देश में रहते हैं फिर भी हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं। सामर्थ्य ना जाओ व्यर्थ, कि हमारी ताकत
सामर्थ्य का मतलब होता है ताकत और हैसियत, कि हमारी ताकत और हैसियत क्या है, आपस में लड़ेंगे तो खत्म हो जाएगी, व्यर्थ जाएगी, वाया जाएंगी। इसलिए हम क्या करें, अपनी सामर्थ्य न जाओ व्यर्थ, आपल्या सामर्थ्य आपली ताकद वाया न घालता काहीसा अर्थ ही येऊ द्या रे, इसका कुछ मतलब भी रहने दो, इसका कोई फायदा भी आने दो। इतनी सारी हमारे पास ताकत है, जमीन है, क्या क्या है पता नहीं, कुदरती दौलत है, तो इसका क्या करें, हम कुछ ना कुछ फायदा उठाए। तो इस तरह से जो दंगे फसाद करके एक दूसरे से लड़कर हम इसका फायदा उठा नहीं सकते, ये कवि यहाँ पर कह रहा है। तीसरा और लास्ट बंद, जरी अनेक अपुले धर्म, हमारे धर्म क्या है, होने दो, चाहे हमारे धर्म अलग अलग हो। जरी अनेक अपल्या जाती, हमारी जात पात भी अलग अलग होगी, चलेगा ठीक है। परी अभंग असू द्या रे, सदैव अपनी माणुसकीची नाती, सदैव यानी हमेशा, माणुसकी मतलब होता है इंसानियत, नाती मतलब होता है इंसानियत का नाता। लेकिन क्या करो, अभंग यानी अक्खा रहने दो, उसको तोड़ो मत, मिलाओ रहने दो। अभंग असू द्या, रहने दो, कि हमारे जो है मानुष की इंसानियत का जो नाता है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी बर्ताव करना, अच्छे रहना, ये इसको कम से कम तोड़ो मत, इसको अलग अलग मत होने दो, बल्कि इसको एकता अपने अंदर, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत रहने दो। ये हमारे देश की खासियत है कि धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, रहना सहना अलग है, कपड़े अलग है, लिबास अलग है, त्योहार अलग है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें। और मानुषकी के नाते जो है हमारा एक ही, हम सब इंसान है, सबका खून लाल है, इसलिए एक ही रहने दो, इंसान एक ही है। द्या सर्व दूर ललकारी, इस बात को सब जगह ललकार दो, ऐलान कर दो, चैलेंज कर दो पूरी दुनिया में। फुंकार एक तुतारी, और इसकी तुतारी को फुंकार दो। तुतारी का मतलब होता है जो जंग में शहनाई बजती है, इस तरह से गोल शहनाई होती है। आप लोगों को देखा होगा जो शिवाजी महाराज वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर वो जंग शुरू होने से पहले तुतारी को फूंक मारते हैं। तो कह रहा है कवि कि फुंकार दो एक तुतारी दुनिया भर में, संदेश रोष जे द्वेष मनातिल वाहूं जाऊ द्यारे, ये एक संदेश दे दो दुनिया के अंदर। रोष का मतलब गुस्सा, कि जो गुस्सा, द्वेष का मतलब होता है दुश्मनी, लिख लो आप लोग अपनी किताब में, द्वेष यानी दुश्मनी, जो अपने अंदर द्वेष है, गुस्सा है, दुश्मनी है एक दूसरे के लिए, मना में मना तिल अपने मन में, वाहुन जाओ द्यार, उसको बहा दो, अपने मन से निकाल दो। और क्या करो, आपस में एक दूसरे को प्यार बांटो और एक दूसरे की मदद करो मुसीबत आने पर। जिस तरह हमारे देश में होता है कि सैलाब आता है तो दूसरे समाज के लोग एक दूसरे दूसरे समाज की मदद करते हैं, लेकिन ये जो सांप्रदायिक तत्व होते हैं ये करने नहीं देते। तो ये कवि इस तरह कह रहा है कि हम क्या करें, कि ये सारी चीज़ें अगर हम इसके ऊपर इसको पालन करेंगे इन चीज़ों का, तो हमारा देश जो है ज़रूर उन्नति पर जाएगा। और यही सच्चा देश प्रेम है, यही सच्ची देशभक्ति है। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। हाँ तो बच्चों, आप इस कविता को जब लिखेंगे सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। ये शब्दार्थ अल्फाज मायने, सिर्फ करना इतना है कि जैसे यहाँ पर मराठी शब्द, उसका मराठी अर्थ, अर्थ के बाद उर्दू में भी इसका अर्थ लिखना है। यहाँ पर तीसरा, ये एक ही लाइन में सारे अल्फाज को लिखा है, लेकिन आपको एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है भान असणे, जानियो असणे, इस बात का, किसी बात का एहसास होना या होश में आना, ठीक है। दूसरा अभिलाषा, तीव्र इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। स्फुरन, जोश, उर्दू में भी जोश कहेंगे, यहाँ लिखना है। बाहुद्या, बाहु, हाथ में, हाथों में हमारे ताकत रहने दो, बाहु का मतलब होता है हाथ। उत्पात, अनर्थ, संकट, विघातक, ये तीन मतलब दिए हुए उत्पात के। विघातक कृत्य, तो हम इसका उर्दू में मीनिंग लिखेंगे नुकसान करना, ठीक है। अभंग, न टूटनारे, इसका उर्दू में हम लिखेंगे
के अलग न होने वाला, एक ही रहने वाले को अभंग कहते हैं। ललकारी देने, गर्जना करने, चैलेंज करना, ऐलान करना। तुतारी एक रणवाद्य, जंग की शहनाई, इसका मीनिंग। रोष, राग, गुस्सा। अल्फाज मैंने लिखने के बाद अब कृति देखेंगे, उसकी सरगर्मियां। पहला है आकृत्या पूर्ण करा, ये शक्लों को आपको पूर्ण करा। देशाचे मोठेपणा सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी। इस कविता में देश का बड़ापन बताने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? तो गंगा यमुना एक ही बॉक्स में लिखेंगे। शेती धरती, बाग बगीचे, हिमालय सागर। दूसरी वेब शक्ल दी हुई है, कवीने उल्लेख केलेल्या करायच्या गोष्टी। करायच्या मतलब करने की चीज़ें, करने की बातें। हमें कौन कौन से काम करने के बारे में नज़म में कहा गया। सबसे पहला हमने लिखा, इसके अलावा भी हैं और भी बातें, हमने इसमें से कुछ छाट कर लिखी है। देशाची अभिलाषा धरणे, देश की अभिलाषा धरना यानी कि उसकी हिफाजत करना। दूसरा, नज़र वाकडी करणाऱ्याला मारणे, तिरछी नज़र करने वाले को ना छोड़ना। तीसरा, आपल्या हातात कामाचा जोश धरणे, अपने हाथों में काम का जोश होना। सर्वदूर ललकारी देने, हर जगह ऐलान करना। माणुसकीची नाती अभंग ठेवणे, माणुसकी का जो रिश्ता है इंसानियत का, उसको एक ही रखना। अगला प्रश्न, योग्य पर्याय निवड़ा। क्या मतलब कि 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उसको आपको इसके सामने लिखना है खाली जगह में। तो या तो आप खाली जगह बनाकर उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा सवाल है कौन सा जवाब। इसलिए ये कर सकते हैं कि ये लाइन लिखने के बाद नीचे उत्तर ऐसा लिखकर फिर चारों में से एक ऑप्शन लेंगे। तर पहिला आहे, तुमचे बाहुस्फुरण पाहू द्या। तुमचे बाहुस्फुरण पाहू द्या, तो इसका आएगा जो ग्रीन लाइन से लिखा हुआ है, देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी। दूसरा प्रश्न असा आहे की कवीच्या मते उत्सुकलेल्या हातांनी काय करावे। जे हाथ उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, उस बंद में है ये। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक कार्याला प्रोत्साहन द्यावे, स्कूल के पढ़ाई को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है देशाच्या प्रगतीसाठी कार्य करावे, देश की तरक्की के लिए। और तीसरा है सत्कार्याला प्रोत्साहन द्यावे, लोगों की मदद करने। तो जो ग्रीन में है वो सही जवाब है। तो आपको जवाब लिखते वक्त सारे ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सही है वही लिखने की ज़रूरत है। पुढचा प्रश्न आहे, हातांची उत्सुकता तशीच ठेवावी, हे त्याचा ऑप्शन आहे। पुढचा प्रश्न, देशातील विविधता दर्शवणारी कवितेतील ओढ शोधून लिहा। ओढ शोधने, शोधने म्हणजे शोध घेने यानी कि ढूंढना, तलाश करना। ओढ यानी कि लाइन, ऐसी लाइन ढूंढना है जिसमें विविधता के देश में हर समाज के लोग अलग अलग है ये दिखाया गया है। तर आम्ही शोध घेतलेला आहे। उत्तर ही ओळी कवितेतून घेतली आहे। जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती। पुढचा प्रश्न आहे, एका शब्दात उत्तरे लिहा। फक्त एका शब्दात उत्तर यायला पाहिजे। पहिला प्रश्न आहे, कवीने जपायला सांगितलेली गोष्ट। काय आपल्याला जपून ठेवायचं आहे? अभिलाषा। दुसरा आहे
सर्वदूर ललकारे देण्यासाठी वापरायचे साधन। हर जगह ऐलान करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तुतारी। हा त्याचा प्रश्न उत्तर आहे। नंतर पुस्तकमध्ये टेबल दिलेला आहे, किताब में एक टेबल दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। कवितेचे नाव हा देश माझा। कवी कोण आहे? सेनापती बापट। कवि ने उल्लेखलेली नैसर्गिक तत्वे, जिस कवि ने जिसका जिक्र किया है, उल्लेख किया है, जिक्र, ऐसे नैसर्गिक का मतलब होता है कुदरती तत्व यानी चीज़ें। हिमालय, सागर, गंगा, यमुना, शेती, धरती आणि बाग बगीचे, इन चीज़ों का जिक्र किया है, कुदरती चीज़ों। कवितेच्या मध्यवर्ती कल्पना, कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि इसको हम उर्दू में कहते हैं मरकज़ी ख्याल। तो उसका मरकज़ी ख्याल ये है, मध्यवर्ती कल्पना, एकत्रितपणे देशाच्या उन्नतीसाठी कार्य करावे। एकत्रितपणे यानी कि इत्तेफाक व इत्तेहाद से के साथ रहकर देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुढचा प्रश्न, कवितेचे यमक जोडणारे शब्द लिहा। यमक काय असते? कोणत्याही कवितेत यमक म्हणजे त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात राइमिंग वर्ड्स, उर्दू में उसको कहते हैं रदीफ़, यानी एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। तो हम इस कविता में से दो हमने ढूंढे हैं, जाति नाती, इनको हम डैश में लिखेंगे। दूसरा और है उत्पात घात, थांबवा अपना घात, बंद करा उत्पात, ये वाले दोनों भी यमक है, राइमिंग वर्ड्स इसको भी हम कहते हैं, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। दूसरा, अब देखिए आपको ये याद रखना है कि जिस तरह अनुप्रास, जिस तरह हमने यमक जुड़ने वाले शब्द ढूंढ के लिखे हैं, ऐसे ही अनुप्रास का सवाल भी आता है। कवितेत उपयोग झालेले अनुप्रास अलंकार लिहा। अनुप्रास अलंकार म्हणजे काय? जे शब्द किंवा अक्षर पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेले आहे। रिपीट झालेले शब्द यांना उर्दूमध्ये म्हणतात काफिया। जो शब्द बार बार दोहराए गए हैं, जैसे यहाँ पर इस कविता में माझा, माझा माझा ये लफ्ज़ बहुत बार आया है। द्यारे हर लाइन में आया है। हा देश माझा, हा देश माझा, देश भी रिपीट हुआ है। तो इस तरह से हमने 3-4 अल्फाज को ढूंढकर लिखा है। प्रश्न, कवितेच्या अखेरच्या 4 ओळींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। अब आखिरी के 4 लाइन का मतलब आपको क्या समझा वो लिखना है। उत्तर, कवितेच्या अखेरच्या 4 ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की, यहाँ तक कि आपको सेम जवाब हर जवाब में लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है शायर, कवी म्हणतो आपल्या देशात विविध समाज, भाषा, रंग आणि जातीचे लोक राहतात। यहाँ पर स्पेस जो है छूट गया, यहाँ पे नहीं छोड़ना है। हमारे देश में विविध अलग अलग समाज के, भाषा के, रंग वाले लोग रहते हैं। हे सर्व गोष्टी भिन्न भिन्न आहेत और ये सारी बातें अलग अलग है। असू द्या, रहने दो, ठीक है, अलग है, कोई बात नहीं, पण आपली माणुसकीची नाती, लेकिन जो इंसानियत का नाता है, म्हणजे काय? माणुसकीची नाती म्हणजे प्रेम, बंधुभाव, एकमेकांची मदत करणे, एकमेकांची मदत करणे, एक दूसरे की मदत करना, बंधुभाव, भाईचारा, प्यार, एक दूसरे की मदत आणि मिळून देशाच्या हितासाठी काम करणे और मिलजुल कर काम करना, ये सारी बातें हे जर एकच राहिले, ये चीज़ अगर एक रही, तर अवश्य आपला देश विश्वातील सर्वश्रेष्ठ देश बनू शकतो। यानी कि हमारी ज़ात, नस्ल सब अलग अलग है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे अंदर आपस का भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहा, तो फिर हमारा देश सबसे बेहतर देश बन सकता है। आगे इसी लाइन में, इसी 4 लाइन में कवि कह रहा है कि पुढे कवि सांगतो, आगे कह रहा है की सर्वदूर एकच घोषणा करा, हर जगह एक ऐलान कर दो, ती ऐक्याची,
ऐक्याची म्हणजे एकता की आपल्या मनात जे काही राग, द्वेष आणि कोणत्याही प्रकारचे अप्रामाणिकपणा, इन्हें हमारे दिल में जब भी किसी के लिए कोई दुश्मनी होगी, कोई नफरत होगी, तो हम क्या करें, त्याला आपल्या मनातून बाहेर काढून टाकावे, अपने मन से उसको निकाल कर फेंक दे। और क्या करें, अपने अंदर प्रेम और एक दूसरे के लिए प्रेम, मदतीचा हात पुढे करावे, मदद का हाथ आगे बढ़ाए। दूसरा प्रश्न है जिसमें इस कविता के पहले बंद का तशरीह लिखना है। पहिला बंदीने पहिले 4 ओळी, कवितेच्या पहिल्या 4 ओळींचा अर्थ लिहा। उत्तर, कवितेच्या पहिल्या 4 ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की, यानी मुझे समझा हुआ अर्थ ऐसा है कि कवि ने, यहाँ कड़वी ने हो गया, ये गलत हो गया है, ड़ नहीं आएगा। कवि ने देशाच्या महान वस्तूंचा उल्लेख केला, बड़ी बड़ी चीज़ों का उल्लेख किया, जिक्र किया। उत्तरकडेतील हिमालय, उत्तर क्या मतलब दिशा का नाम है ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, शुमाल की तरफ हिमालय, आणि दक्षिण विभागात विशाल महासागर, जुनूब की तरफ क्या है, बहुत बड़ा महासागर यानी कि बहुत बड़ा समंदर है। हे दोघे देशांचे रक्षक आहे। तसेच देशातील मोठ्या नद्या म्हणजे गंगा, यमुना, शेती, धरती, ये सब नदियाँ भी, आणि बाग बगीचे म्हणजे वन विभाग मोठ्या संख्येने आहे। बहुत सारे पैमाने पर हमारे देश में नदियाँ भी है, जंगल भी है। या सर्व वस्तूंची अभिलाषा बागडणे, इन सब की अभिलाषा को ध्यान में रखना, यानी त्यांची रक्षा करणे म्हणजे उनकी हिफाजत करना। तसेच देशाकडे जर कोणी शत्रु नजरेने पाहिला, अगर किसी ने दुश्मन की नज़र से देखा, तर त्याला सोडू नका, उसको छोड़ना नहीं, असा जोश आपल्या हातात, आपल्या हृदयात ठामपणे बसवून द्या। ऐसा जोश अपने दिलों में, हृदय मतलब दिल, ठामपणे यानी पक्की तरह, पक्का बसवून द्या, यानी कि इसको जो अपने दिल में बिल्कुल मजबूती के साथ बिठा लो कि ये चीज़ें हमको जो है इसके ऊपर अमल करना है। तो ये सारे सवाल जवाब थे इस कविता के, इसको आप लोग लिखेंगे और जो है अपने टीचर से चेक करवाएंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।